बनारस की उन सकरी और रहस्यमयी गलियों के एक सुदूर कोने में एक पुराना सरकारी क्वार्टर खड़ा है। इसकी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं और बाहर से देखने पर यह किसी मामूली निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का आशियाना लगता है। भोर के 4:30 बजे हैं। गंगा के घाटों पर अभी आरती की तैयारी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन आरव की आंखें एक साधे हुए अलार्म की तरह खुल जाती हैं। वह बिना कोई आहट किए बिस्तर छोड़ता है। बगल में उसकी पत्नी काव्या गहरी नींद में सो रही है। काव्या शहर की एक जाबाज पुलिस सब इंस्पेक्टर है, जिसकी बहादुरी के किस्से महकमे में मशहूर है। कल रात एक बड़े ड्रग गिरोह पर छापेमारी के कारण वह देर से लौटी थी, इसीलिए आरब बहुत ही सावधानी से रसोई में जाकर चाय चढ़ाता है। वह ध्यान रखता है कि गैस की हल्की सी आवाज भी काव्या की नींद में खलल न डाले। आरव का व्यक्तित्व बहुत ही साधारण है। औसत कद, आंखों पर मोटा फ्रेम वाला चश्मा और धीमी आवाज। वह पिछले 5 वर्षों से जिला कलेक्टर कार्यालय में एक जूनियर क्लर्क के रूप में काम कर रहा है। उसकी पूरी दुनिया फाइलों के ढेर और दफ्तर की धूल भरी अलमारियों के इर्द गिर्द समटी हुई लगती है। पड़ोसियों के लिए वह एक भला और सीधा आदमी है, जो किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता। सुबह के 7 बजते ही दरवाजे पर भारी जूतों की धमक और एक जोरदार दस्तक हुई। आरव ने दरवाजा खोला तो सामने उसके ससुर रिटायर्ड डीएसपी वीरेंद्र सिंह खड़े थे। वीरेंद्र सिंह की आंखों में आज भी वही खाकी वर्दी वाला रौब और अनुशासन की अकड़ साफ झलकती थी। अंदर कदम रखते ही उन्होंने कमरे की सादगी को हिकारत भरी नजरों से देखा और सोफे पर जमी धूल पर नाक से कोड़ ली। काव्या कहाँ है? अभी तक ड्यूटी के लिए नहीं निकली? वीरेंद्र सिंह की भारी और गरजती आवाज ने कमरे की शांति भंग कर दी। आरव ने झुककर प्रणाम किया और बड़ी नम्रता से कहा, प्रणाम बाबूजी। वह बस अभी उठी है, तैयार हो रही है। वीरेंद्र सिंह ने एक ठंडी आह भरी और आरव को सिर से पांव तक ऐसे देखा जैसे वह कोई कीड़ा हो। तैयार तो उसे होना ही पड़ेगा। मेरी बेटी शेरनी है, पूरे जिले के अपराधी उसके सामने कांपते हैं, और तुम हो, इन फाइलों की गुलामी ने तुम्हारी मर्दानगी और रीढ़ की हड्डी दोनों खत्म कर दी है। मुझे आज भी उस दिन पर अफसोस होता है जब मैंने अपनी बेटी का रिश्ता एक मामूली क्लर्क से तय किया था। जब मेरे पुराने विभाग के दोस्त पूछते हैं कि सिंह साहब दामाद जी आजकल क्या कर रहे हैं, तो मुझे अपनी गर्दन छिपानी पड़ती है। मैं उनसे यह नहीं कह पाता कि मेरा दामाद दफ्तर में अफसरों की चाय बनाता है। लोग पीठ पीछे हंसते हैं। आरव और उनकी हंसी मुझे तीर की तरह चुभती है। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप चाय का कप उनकी ओर बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर ना तो कोई गुस्सा था और ना ही कोई प्रतिक्रिया। यह अपमान उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। तभी काव्या कमरे से बाहर निकली। अपने पिता के कड़वे शब्द सुनकर वह दुखी हो गई और आरव का बचाव करते हुए काव्या बोली, पापा, आप सुबह सुबह फिर शुरू हो गए। आरव अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं। हर कोई वर्दी पहनकर सरहद पर या सड़कों पर नहीं लड़ता। कुछ लोग व्यवस्था को पीछे से भी संभालते हैं। ईमानदारी से घर नहीं चलता, काव्या रसूख और रुतबे से चलता है। वीरेंद्र सिंह ने कड़क कर कहा, आज शाम को आईजी साहब के बेटे की सगाई है। शहर की पूरी भीड़ वहां मौजूद होगी। इंस्पेक्टर रणवीर भी वहां होगा, जिसने पिछले महीने 3 कुख्यात डकैतों को मार गिराया था। उसका रौब देखना और फिर अपने इस पति को देखना। मुझे डर है कि वहां भी यह किसी कोने में खड़ा होकर बेटर जैसा न लगे। लोग तुम पर तरस खाएंगे और मुझे यह बर्दाश्त नहीं। शाम का समय था। होटल द रॉयल हेरिटेज अपनी पूरी भव्यता के साथ रोशनी से नहाया हुआ था। चारों तरफ महंगी गाड़ियां, लाल बत्तियां और सफेद वर्दी वाले बड़े अफसरों का जमावड़ा था। काव्या ने गहरे नीले रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसमें उसकी शख्सियत और भी निखर कर आ रही थी। वहीं आरव ने अपनी वही पुरानी सफेद शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। उसके जूते पुराने थे लेकिन चमक रहे थे। पार्टी के बीचों बीच इंस्पेक्टर रणवीर खड़ा था, जो अपनी दबंगई और ताकत के नशे में चूर था। जैसे ही काव्या और आरव ने हॉल में प्रवेश किया, रणवीर ने हाथ में पकड़ा हुआ वाइन का गिलास ऊपर उठाया और ऊंची आवाज में बोला, अरे वाह, हमारे विभाग की सबसे खूबसूरत ऑफिसर सब इंस्पेक्टर काव्या जी पधारी हैं, स्वागत है। फिर उसकी टेढ़ी नजर आरव पर पड़ी और साथ में हमारे कलम के सिपाही आरव जी भी हैं। क्यों आरव जी, आज दफ्तर में कोई एक्स्ट्रा फाइल नहीं थी क्या? या फिर रास्ते में किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको क्लर्क समझकर रोक लिया था? रणवीर के इस भद्दे मजाक पर आसपास खड़े अधिकारी और उनकी पत्नी ठाका मारकर हंस पड़े। रणवीर की मंगेतर ने काव्या की
तरफ देखा और बनावटी हमदर्दी के साथ कहा, सॉरी काव्या। रणवीर थोड़े मुंहफट हैं। दरअसल उन्हें आदत नहीं है ऐसे साधारण लोगों के साथ पार्टी करने की। हमने स्टाफ और ड्राइवरों के लिए बाहर अलग से इंतजाम किया है। शायद आपके पति वहां ज्यादा सहज महसूस करें। काव्या का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह चाहती थी कि आज आरव कम से कम एक बार अपनी चुप्पी तोड़े, कुछ ऐसा कहे कि लोगों के अहंकार को चोट पहुंचे। लेकिन आरव ने सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान दी और बहुत ही शांत स्वर में कहा, साधारण होना कोई अपराध नहीं है सर। कभी कभी सबसे बड़ा ताकत सबसे साधारण लिबास में ही छिपी होती है। रणवीर को यह बात चुभ गई। उसने अपना गिलास टेबल पर पटका और आरव के करीब आकर उसके सीने पर उंगली टिकाते हुए चिल्लाया, ज्ञान मत बांटो क्लर्क। तुम्हारी औकात इस होटल के गेट तक आने की भी नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ काव्या की वजह से खड़े हो। मेरे अंडर जो हवलदार काम करते हैं, उनके जूतों की धूल भी तुम्हारे पूरे खानदान की कमाई से कीमती है। तुम अपनी पत्नी के रुतबे पर पलने वाले एक बोझ हो। हॉल में सन्नाटा छा गया। काव्या की आंखों से आंसू छलक आए। वह और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी और आरव को लगभग खींचते हुए बाहर ले आई। घर वापसी के पूरे रास्ते काव्या ने एक शब्द नहीं बोला। उसे आरव की इस लाचारी पर गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी। उसे लग रहा था कि उसका पति वाकई एक कायर है जो अपनी गरिमा की रक्षा भी नहीं कर सकता। घर पहुंचकर आरव ने देखा कि काव्या बालकनी में खड़ी रो रही है। उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि अभी कुछ भी कहना बेकार है। वह अपने छोटे से कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपनी अलमारी के गुप्त कोने से एक अत्याधुनिक छोटा सा सैटेलाइट कम्युनिकेटर निकाला। कमरे की हल्की रोशनी में आरव का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब वह भोलापन नहीं था, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो किसी बेहद अनुभवी शिकारी की आंखों में होती है। उसने डिवाइस पर कुछ गुप्त कोड टाइप किए। स्क्रीन पर एक संदेश चमक उठा, टारगेट जफर शहर में घुस चुका है। कल की वार्षिक सुरक्षा परिषद की बैठक उसका मुख्य लक्षण है। आपकी स्थिति क्या है? आरव ने ठंडे दिमाग से टाइप किया, मैं अंदर हूँ। कोई मुझे शक की नजरों से नहीं देख रहा। सबको लगता है कि मैं एक हारा हुआ क्लर्क हूँ। कल सुबह 9 बजे ऑपरेशन वज्र शुरू होगा। किसी भी कीमत पर बैकअप तैयार रखें। तभी बाहर से काव्या की आवाज आई, आरव, कल सुबह मैं डीजीपी सर से मिलकर तुम्हारे ट्रांसफर की बात करूंगी। मैं तुम्हें इस अपमानजनक स्थिति में और नहीं देख सकती। आरव ने अंधेरे में एक सर्द मुस्कान के साथ खुद से कहा, कल सुबह तक इंतजार करो काव्या। कल तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा पति फाइलों के पीछे नहीं छिपता, बल्कि उन्हीं फाइलों के बीच से देश के दुश्मनों की मौत का वारंट जारी करता है। उधर बनारस के बाहरी इलाके के एक पुराने खंडर में 4 आतंकवादी भारी हथियारों के साथ नक्शा फैलाए बैठे थे। उनका लीडर रशीद कह रहा था, कल की मीटिंग में शहर के सारे बड़े पुलिस अफसर होंगे। हमें बस उस क्लर्क का इंतजार है जिसने हमें अंदर का नक्शा देने का वादा किया है। क्या आरव वाकई देशद्रोही है, या वह कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है? क्या वह क्लर्क ही वह गद्दार है, या रशीद किसी और की बात कर रहा है? सस्पेंस की परतें अब खुलने वाली थी। बनारस की सुबह आज अन्य दिनों जैसी नहीं थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन और बेचैनी था। शहर के पुलिस मुख्यालय को किसी किले की तरह सजाया गया था। आज यहाँ वर्षीय राज्य सुरक्षा परिषद की गोपनीय बैठक होने वाली थी, जिसमें राज्य के डीजीपी, गृह सचिव और कई जिलों के आला अधिकारी शामिल होने वाले थे। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे, लेकिन इन सबके बीच एक शख्स था जो अपनी पुरानी साइकिल पर सवार होकर मुख्यालय के पिछले गेट से अंदर दाखिल हुआ। वो था आरव। उसकी बगल में कुछ पुरानी फाइलें दबी थीं और चेहरे पर वही थका हुआ मामूली क्लर्क वाला भाव। गेट पर तैनात संतरी ने उसे देखते ही टोक दिया, अरे ओ बाबू, आज इधर कहाँ? आज बड़े साहबों की मीटिंग है, क्लर्कों की छुट्टी है। आज आरव ने बड़ी मासूमियत से अपना पहचान पत्र दिखाया और दबी आवाज में कहा, साहब, डीजीपी सर की मेज पर कुछ जरूरी फाइलें रखनी थी, बस 5 मिनट का काम है। संतरी ने झिझकते हुए उसे अंदर जाने का इशारा कर दिया। उसे क्या पता था कि वह जिसे रास्ता दे रहा था वह उस वक्त शहर का सबसे खतरनाक खिलाड़ी हो सकता है। मुख्यालय के अंदर का नजारा भव्य था। आईजी, डीआईजी और तमाम बड़े अफसरों की गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। काव्या भी अपनी वर्दी में मुस्तैद थी। वह आज की सुरक्षा टीम का हिस्सा थी। तभी उसकी नजर आरव पर पड़ी। उसे यहाँ देखकर काव्या का पारा चढ़ गया। वह तेजी से उसके पास आई और उसे एक कोने में खींच कर ले आई। आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
काव्या ने फुसफुसाते हुए गुस्से में कहा। कल रात के अपमान के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आई? यहाँ बड़े बड़े अफसर हैं। अगर रणवीर ने तुम्हें फिर देख लिया तो वह सबके सामने तुम्हारा तमाशा बना देगा। प्लीज यहाँ से अभी चले जाओ। आरव ने काव्या की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आज वह डर नहीं था जो अक्सर काव्या को दिखता था। उसने धीमे से कहा, काव्या, कभी कभी हम जो देखते हैं वह सच नहीं होता। आज यहाँ जो होने वाला है उसके लिए मेरा यहाँ होना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखना। इससे पहले कि काव्या कुछ समझ पाती, आरव फाइलों का ढेर संभालते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तभी हॉल में डीजीपी अविनाश कुमार का प्रवेश हुआ। उनके साथ इंस्पेक्टर रणवीर और रिटायर्ड डीएसपी वीरेंद्र सिंह भी थे, जिन्हें विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। रणवीर अपनी वर्दी की धौंस जमाते हुए हर तरफ निर्देश दे रहा था। मीटिंग शुरू हुई। हॉल के अंदर राज्य की सुरक्षा और आने वाले आतंकी खतरों पर चर्चा हो रही थी। इसी बीच रणवीर की नजर खिड़की के पास खड़े आरव पर पड़ी, जो हाथ में एक रजिस्टर लिए किसी का इंतजार कर रहा था। रणवीर ने मौका ताड़ लिया। उसने मीटिंग के बीच में ही चुटकी लेते हुए कहा, सर, माफी चाहता हूँ, लेकिन हमारे बीच एक ऐसा शख्स घुस आया है जिसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। यह क्लर्क आरव, जो न जाने किस हैसियत से इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के आसपास घूम रहा है। डीजीपी अविनाश कुमार ने चश्मा ठीक करते हुए आरव की तरफ देखा। वीरेंद्र सिंह ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। रणवीर आगे बढ़कर आरव का कॉलर पकड़ने की कोशिश की। चलो बाहर निकलो यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? तभी अचानक मुख्यालय की लाइटें गुल हो गई। पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। अगले ही पर मुख्यालय के पिछले हिस्से में एक जोरदार धमाका हुआ। खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए। हॉल के चारों दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। एक कर्कश आवाज गूंजी। इमरजेंसी लाइटें जली तो सबके होश उड़ गए। 5 नकाबपोश आतंकवादी आधुनिक हथियारों के साथ हॉल के अंदर खड़े थे। उनका नेता रशीद था, जिसकी तलाश देश के तमाम एजेंसियां सालों से कर रही थीं। रणवीर की बहादुरी धरी की धरी रह गई। उसने अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन एक आतंकवादी ने उसकी जांघ पर गोली मार दी। रणवीर चीखता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। रशीद ने अपनी मशीन गन डीजीपी अविनाश कुमार की तरफ तानी और हंसते हुए कहा, आज इस हॉल में राज्य की पूरी ताकत कैद है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो कल का सूरज कोई नहीं देखेगा। और हाँ, हमें उस क्लर्क का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें अंदर आने का रास्ता दिया। काव्या का दिल बैठ गया। उसने मुड़कर आरव की तरफ देखा। क्या उसके पिता सही थे? क्या उसका पति वाकई एक देशद्रोही है? वीरेंद्र सिंह ने गुस्से में चिल्लाया, आरव, मैंने सोचा था तुम सिर्फ कायर हो, लेकिन तुम गद्दार निकलोगे यह कभी नहीं सोचा था। आरव वहीं खड़ा था, बिल्कुल शांत। रशीद उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, शाबाश। कहाँ है वह फाइल जो तुमने वादा किया था? आरव ने अपनी जेब से एक पेन निकाला और रशीद की आंखों में देखते हुए एक ठंडी मुस्कान दी। फाइल तो मेरे पास है रशीद, लेकिन वह तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी कब्र खोदने के लिए है। इससे पहले कि रशीद कुछ समझ पाता, आरव ने उस साधारण से दिखने वाले पेन का पिछला हिस्सा दबाया। अचानक हॉल में एक तीव्र सोनिक वेव पैदा हुई, जिससे आतंकवादियों के कान सुन्न हो गए और वे अपने हथियार छोड़कर सिर पकड़कर बैठ गए। इसी बीच आरव की बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल गई। उसकी चाल में एक चीते जैसी फुर्ती आ गई। उसने फर्श पर पड़े रणवीर की पिस्तौल को हवा में ही लपका और बिजली की गति से 2 आतंकवादियों के पैरों को निशाना साधा। कोबरा 1-2 बेस फेज 3 एक्टिवेटेड, प्रहार शुरू करो। आरव ने अपनी कॉलर में छिपे एक माइक्रो ट्रांसमीटर में आदेश दिया। पूरा हॉल स्तब्ध था। वो बेचारा क्लर्क अब किसी एक्शन फिल्म के कमांडो की तरह हरकत कर रहा था। उसने रशीद को अपनी पकड़ में ले लिया और गर्दन पर अपनी कोहनी का दबाव बनाते हुए उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। डीजीपी अविनाश कुमार, जो अब तक खामोश थे, अचानक खड़े हुए और उन्होंने अपनी वर्दी ठीक की। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक गहरी राहत थी। उन्होंने हॉल में मौजूद दंग रह गए अफसरों की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, कोई भी फायर नहीं करेगा। यह मेजर आरव हैं, नेशनल इंटेलिजेंस विंग के चीफ रजिस्ट्रेट। पिछले 3 साल से यह यहाँ एक क्लर्क बनकर इस आतंकी नेटवर्क को ट्रैक कर रहे थे। काव्या के हाथ से उसकी सर्विस रिवॉल्वर छूट कर गिर गई। वीरेंद्र सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस इंसान को वह पिछले 3 साल से ताने दे रहे थे, वह देश की सबसे गुप्त और ताकतवर एजेंसी का मुखिया था। रशीद ने करहाते हुए कहा, तुम सिर्फ एक मामूली क्लर्क थे। आरव ने उसके कान के पास झुककर कहा, दुश्मन को वही दिखाना चाहिए जो वह देखना चाहता है। तुमने एक क्लर्क को देखा, लेकिन तुमने उस साय को नहीं देखा जो तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखे हुए था।
तभी छत से रस्सी के सहारे ब्लैक कैट कमांडो नीचे उतरने लगे। हॉल का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था। रशीद ने अचानक एक रिमोट निकाला और पागलों की तरह हंसने लगा। तुम्हें क्या लगा मेजर, मैं यहाँ अकेला आया हूँ? इस पूरी बिल्डिंग के नीचे 50 किलो RDX लगा है। अगर मैं मरा तो यह पूरा मुख्यालय राख हो जाएगा। आरव की आंखों में एक पल के लिए चिंता दिखी, लेकिन फिर उसने अपनी जेब से पुराना मोबाइल निकाला। रशीद, तुम्हारे बमों के डेटोनेटर जिस फ्रीक्वेंसी पर काम करते थे, उसे मैंने 10 मिनट पहले ही जाम कर दिया है। तुम जो बटन दबा रहे हो, उससे सिर्फ तुम्हारे बेस पर लगी अलार्म बजेगी। यहाँ कुछ नहीं होगा। रशीद का चेहरा सफेद पड़ गया। आरव ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा और कमांडो के हवाले कर दिया। हॉल में अब शांति थी, लेकिन सबकी नजरें आरव पर थी। वह धीरे धीरे चलकर काव्या के पास पहुंचा। काव्या की आंखों में पश्चाताप और गर्व के आंसू एक साथ बह रहे थे। आरव, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया? काव्या ने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने उसका हाथ थामा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, मेरा काम ही मेरी पहचान को मिटाना है। काव्या, अगर दुनिया को पता होता कि मेजर आरव कौन है, तो मैं रशीद तक कभी नहीं पहुंचता। मुझे माफ कर दो, तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया मैंने। तभी डीजीपी अविनाश कुमार आगे बढ़े। उन्होंने पूरे हॉल के सामने आरव को एक कड़क सल्यूट ठोका। उनके पीछे खड़े तमाम पुलिस अधिकारियों को और यहाँ तक कि घायल रणवीर ने भी कांपते हाथों से सल्यूट किया। बीरेंद्र सिंह, जो खुद को एक महान पुलिस अफसर समझते थे, आज अपनी ही नजरों में छोटे पड़ गए थे।